Assalamu alaikum. I hope you all are well. So today we are going to start our chapter number 1 for first year biology for Punjab textbook board, right? तो आज जो है वो हमने बेसिकली बायो का जो है वो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। तो इसमें जो है ओवरऑल हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हम इस चैप्टर में और इस कोर्स में जो है आने वाले चैप्टर्स में क्या कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब अगर कोई आपसे पूछे कि बायो बेसिकली या बायोलॉजी जो है वो क्या है, तो देखें बायोलॉजी जो है दैट इज़ अ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जब हम उनको स्टडी करते हैं तो इसका मतलब है कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी क्या है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। उसके अलावा ये जो सब्जेक्ट है आपके पास, ये नेचर को अंडरस्टैंड करने का एक वे है, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे देखें कि जो बायोलॉजिस्ट्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो जो हमारी नेचर है, जो हमारी सराउंडिंग है, जहाँ पे हम रहते हैं, इसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, हमारे आसपास एटमॉस्फेयर भी आ जाता है, हमारी लैंड, इसके अलावा एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब कुछ जो है वो लिविंग पार्ट्स को भी डील करते हैं, मतलब उसको भी पढ़ते हैं, और उसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनको भी स्टडी करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ गई कि अगर आपको कोई कहे कि लाइफ को डिफ़ाइन करें, तो लाइफ इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कि कुछ ऐसा सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कुछ ऐसी खसूसियात, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज़म को, किसी एक किसी जानदार ऑर्गेनिज़म को, किसी जानदार चीज़ को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से डिफ्रेंशिएट करे, उनमें फ़र्क बताए, वो बेसिकली क्या है, लाइफ है, ठीक है। तो लाइफ बेसिकली क्या है कि नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में जो भी डिफरेंस है वो हमें लाइफ के ज़रिए से पता चलता है। अब बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी कि उनके अंदर पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सारा जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है अच्छे से, और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है। उसके मुकाबले में जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो नॉन लिविंग एंटिटीज़ होती हैं, वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। उसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स से बने होते हैं। उसके अलावा उनमें जेनेटिक प्रोग्राम होता है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स का, लाइक डीएनए वगैरह, ठीक है। उसके अलावा वो एनर्जी को यूज़ करते हैं, लाइक हम जो फूड लेते हैं तो उसको हम यूज़ करते हैं ना एनर्जी के फॉर्म में। इसी तरह हम काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, साइज़ में ग्रो करते हैं। उसके अलावा इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है वो लाइक होम्योस्टेसिस, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, वो मेंटेन रखते हैं। उसके अलावा रिप्रोडक्शन के ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और उसके अलावा इन्वायरमेंट से के चेंजेस, लाइक अगर बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई है या इस तरह का कुछ भी, तो उन सब चीज़ों से भी मतलब उनसे भी रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो कोई रिएक्शन शो नहीं करते। अच्छा, ये तो बात हो गई कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आपने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ पे कुछ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं जिनको हमने डिटेल में जो है वो डिस्कस करना है। तो हम मेन इसकी डायरेक्ट डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके पास आ गई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है वो डेफिनेशंस अक्सर आ जाती होती हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करती है, ठीक है। अब ऑर्गेनिजम्स इसमें जो हैं वो आपके पास प्लांट्स भी आ गए, ह्यूमन बींग्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो सब भी आ गए, ठीक है। उसके अलावा सेल्स। अब सेल्स आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ़ सेल्स, ठीक है। तो वो सेल्स और फिर उसके अलावा जो भी ऑर्गेनेलीज़ हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, उनको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनेलीज़ का क्या मकसद है, जैसे प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, या प्लांट्स में और एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसी तरह वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस, ये वो। तो जब उन सबको मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी किया जाएगा तो हम कहेंगे कि ये हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से डील कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं किसको, ऑर्गेनिजम्स को, इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म को आपने उसके माहौल के हिसाब से, उसकी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब हम स्टडी करेंगे तो इसका मतलब है कि हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में अब क्या आ जाता है, दिस इंक्लूड्स इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट, स्पेशली एज इट रिलेट्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है उसमें हम ज़्यादातर तो ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं, और ओवरऑल किसी भी ऑर्गेनिज़म की उसके इन्वायरमेंट से
जो भी इंटरेक्शन होगा, जो भी उसका आपस में जो है वो कम्युनिकेशन होगा, उन सबको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ गया माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी नेम से पता चल रहा है कि इसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करना है, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आपके पास बैक्टीरिया भी है, वायरसेस भी हैं, प्रोटोजोआ भी है, और इसी तरह माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई, ये सब जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म्स हैं, ठीक है। अच्छा, उन सबको हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया फ्रेश वाटर बायोलॉजी। देखिए, अब नेम से ही अक्सर डेफिनेशंस, बल्कि सारी डेफिनेशंस नेम से ही पता चल रही हैं कि इसमें हम क्या स्टडी करते होंगे। तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम बेसिकली क्या करते हैं कि उन ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करते हैं, उन ऑर्गेनिज़म्स के साथ डील करते हैं जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, ठीक है। अब फ्रेश वाटर का क्या मकसद होता है, लाइक जहाँ पे वाटर एक जगह पे खड़ा ना हो, बल्कि कॉन्स्टेंटली आ रहा हो, और एक जगह से आ रहा है और आगे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसकी लाइक रिवर्स हो गए, दरिया, लेक्स, नहरें वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब ना सिर्फ उन ऑर्गेनिज़म्स को पढ़ना है जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, बल्कि उनके फ़िज़िकल और केमिकल, उनके फ़ीचर्स क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उन सबको भी हमने फ्रेश वाटर बायोलॉजी में डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी में बेसिकली आपने सीज़ और ओशन, समंदर और दरियाओं में जो लाइफ है, अब चाहे वो प्लांट्स आ गए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आ गए, कोई इंसेक्ट्स आ गए, कोई एनिमल्स आ गए, ठीक है, मैरीन एनिमल्स, तो उन सबको जो है वो आपने क्या करना है, स्टडी करना है, किसमें, मैरीन बायोलॉजी में। उसके अलावा जैसे ऊपर हमने देखा था फ्रेश वाटर बायोलॉजी में, इसी तरह यहाँ पे भी हमने फ़िज़िकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डील करना है, उनको भी पढ़ना है। नेक्स्ट आपके पास आ गया पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम पैरासाइट्स को डिस्कस करते हैं। पैरासाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, लाइक जो किसी और होस्ट पे डिपेंड करें, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे काउज़ में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो कोई लीच वगैरह या इस तरह का कोई अर्थ फॉर्म होता है, उनको कोई ना कोई होस्ट की ज़रूरत होती है। अब वो होस्ट कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, और इनफैक्ट कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, ठीक है। तो पैरासाइट्स की स्टडी हम पैरासाइटोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया ह्यूमन बायोलॉजी, सबसे ईजी, कि हमने इसमें स्टडी करना है मैन को, ह्यूमन बींग्स को, इसमें उनकी फॉर्म और स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, उनके फंक्शंस क्या हैं। हिस्टोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को, इसी तरह से एनाटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को कहते हैं। मॉर्फोलॉजी, जो ओवरऑल हमारी शेप होती है उसकी स्टडी। एवोल्यूशन, उसके अलावा मतलब एवोल्यूशन क्या होता है कि हेरिडिटी, या हम कैसे इवॉल्व हुए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके अलावा जेनेटिक्स में हम हेरिडिटरी मटेरियल जैसे डीएनए, आरएनए, उनको स्टडी करेंगे। सेल बायोलॉजी में सेल लेवल पे जाके पढ़ेंगे। और उसके अलावा इकोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स की इन सारी चीज़ों को जब हम स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे कि वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बायोलॉजी, राइट। अच्छा, अब अगला आपके पास है सोशल बायोलॉजी। अब सोशल बायोलॉजी में बेसिकली क्या है कि ये वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम ह्यूमन बींग्स के सोशल बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ठीक है। तो हमें एक जगह सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, और बहुत सारे इंसानों की, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हम अपनी सोसाइटी के साथ, अपनी सोसाइटी में मौजूद लोगों के साथ, अपनी कम्युनिटी में मौजूद लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उन सबको जब हम डिस्कस करते हैं तो वो सोशल बायोलॉजी होती है। नेक्स्ट आपके पास आ गया बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को और उनके सिस्टम्स और प्रोसेसेस को, वेज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सर्विस इंडस्ट्रीज़ में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। यानी कि कोई प्रोडक्ट्स वगैरह, कोई यूज़फुल प्रोडक्ट्स, यूज़फुल चीज़ें या सर्विसेज बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए हम जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उनके सिस्टम्स और प्रोसेसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, जैसे बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी, तो इसका मतलब है कि हम लाइफ को कैसे टेक्नोलॉजी में ला सकते हैं यूज़फुल पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी है आपके पास। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास आ गया लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये देखना है, जैसे अब एक फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग है, तो वो डिफरेंट लेवल्स पे जो है वो एक डिफरेंट लेवल से इन अ सेंस गुजरते हुए एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है, ठीक है। तो अगर कोई ह्यूमन बींग के अलावा सबसे कोई सिंपलेस्ट समझ लें, कोई छोटा सा बैक्टीरिया है, उसकी भी लाइफ की अगर हम बात करें तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इतना ऐसा सिंपल नहीं है। और देखिए, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने कर लेना है कि 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचर में खुद से पाए जाते हैं, जिनमें से 16 जो हैं सिर्फ वो यूज़ होते हैं केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर ये मैं आपको चार्ट दिखाऊं,
कि इसमें जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं, अब बायो एलिमेंट्स इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए उसको ज़रूरी होते हैं। तो बायो मीन्स लाइफ, तो इसलिए इनको बायो एलिमेंट्स कहा हुआ है। तो ऊपर जो 16 एलिमेंट्स की बात हुई, उनमें से सिर्फ 6 एलिमेंट्स आपके पास ऐसे हैं जो मिला के 99% किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का मास बनाते हैं, ठीक है। तो अब इन 6 कॉमन बायो एलिमेंट्स आपके पास कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और इसकी की हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, लाइक ओशन कैप। अब अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, ये देखें, ये इसको हम ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं जैसे ओशन कैप, जो ओशन के ऊपर कैप्स होती हैं आइस वगैरह की। तो इनको याद करने की ये की है। तो फिर इससे आपको ये भी याद रह जाएगा कि सबसे ज़्यादा अमाउंट किस एलिमेंट की हमारी बॉडी में होती है, ठीक है। तो बाकी सारे जो लाइक बाकी 10 एलिमेंट्स हैं वो ये हैं जो आपके पास यहाँ पे हैं, उनकी ऐसे डिटेल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इतनी सिंपल नहीं है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ही जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस कर पाते हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके मुकाबले में नहीं कर सकते। जैसे हम ऊपर पढ़ के आए कि वो मूवमेंट शो कर सकते हैं, ग्रोथ शो कर सकते हैं, इसी तरह एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स तो सिंपल भी हों तो उनको ऐसे नहीं ज़रूरत। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को कैरी आउट नहीं करना, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस उन्होंने परफॉर्म नहीं करने। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको ऐसा ऐसा समझ आ जाएगी कि बेसिकली हो क्या रहा है। देखें, अब सबसे पहले अगर मैं आपको ये नीचे से टेबल कराना स्टार्ट करूं, अच्छा, तो मैं अब यहाँ से आपको टेबल के नीचे से अगर स्टार्ट कराऊँ तो देखें, सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, ठीक है। और ये तीनों जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो ये मिला के एक ऊपर वाला लेवल बनाते हैं एटम। अब एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट। अब एटम जैसे अब ऑक्सीजन है O2, अगर मैं सिंगल एक ओ लूँ तो वो एक आपके पास एटम है, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको हम कहते हैं एटम। और उस पार्टिकल में, उस एटम में, उस एलिमेंट की सारी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिटेन रहती हैं, ठीक है, मतलब कायम रहती हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब कुछ कुछ एटम्स को अगर हम कंबाइन करें तो वो माइक्रो या मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अगर थोड़ी अमाउंट में, थोड़े हिसाब से अगर हम कंबाइन करें तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और अगर वो ज़्यादा उनकी प्रोपोर्शन है तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पे वाटर, ग्लूकोज, DNA। तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ कुछ एटम्स आपने कंबाइन किए हैं। जैसे अब वाटर है, इसमें 2 ऑक्सीजन के लाइक 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइन हुए और आपके पास वाटर बन गया। अच्छा, अब इस तरह ऑर्गेनेली क्या होता है बेसिकली? जैसे मैंने आपको बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, इसी तरह और बहुत सारे। तो स्ट्रक्चर विद इन अ सेल, एक सेल का तो पता है आपको। अब जैसे एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल आपने ग्रेड 8 में देखा होगा। तो सेल के अंदर कोई मौजूद स्ट्रक्चर जो कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म करे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये पावर हाउस हम इसको सेल का कहते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ होता है, ATM वगैरह बनाता है। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। न्यूक्लियस जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल्स वगैरह भी कंट्रोल करता है। तो कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है स्ट्रक्चर, और वो होता है किसमें है? सेल में। सेल अब क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ। लाइक लाइफ, जैसे हम कहते हैं कि एक वॉल है आपके पास, एक दीवार है, तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक आपके पास क्या है? ब्रिक, ईंट। इसी तरह जो पूरा ह्यूमन बीइंग है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका यूनिट बेसिक क्या है? सेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल आपको दिए हैं, नर्व सेल, इसी तरह स्किन सेल्स होते हैं, और हमारे पास हर मतलब जो ऑर्गन्स हैं हमारे, उनमें बेसिकली वो मिल के सेल्स से ही बने होते हैं। अच्छा, अब सेल्स एक जैसे सिमिलर सेल्स का अगर हम ग्रुप बनाएं और वो कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म करे उसको कहते हैं टिश्यू। नेक्स्ट आपके पास आ गया ऑर्गन। ऑर्गन में क्या होता है कि हम काफ़ी सारे टिश्यूज़ को कंबाइन करें और एक स्ट्रक्चर बन जाए जो एक ख़ास फंक्शन जो है परफॉर्म करता हो। जैसे अब ये नर्वस टिश्यूज़ थे, काफ़ी सारे नर्वस टिश्यूज़, ये सारे नर्वस टिश्यूज़ को हमने जब कंबाइन किया तो एक स्ट्रक्चर बन गया जिसको ब्रेन का नाम दिया, और ये ऑर्गन है। और ये ऑर्गन जो है वो एक अलग से फंक्शनल यूनिट है, और ये क्या करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे कंट्रोल करेगा, ठीक है।
नेक्स्ट आ गया ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स कंबाइन होकर मिल के काम करते हैं किसी ख़ास चीज़ के लिए। अब जैसे नर्वस सिस्टम है, इसमें आपके पास ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। इसी तरह रिफ्लेक्सर्स, इफेक्टर, स्टिम्युलेटर, तो ये आपने जो है वो 10th क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब कोई इंडिविजुअल लिविंग थिंग जैसे कोई प्लांट लगा लें, कोई ह्यूमन बींग लगा लें, तो वो बहुत सारे सेल्स का बना होता है और उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब अगर बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम मतलब जो हों भी एक जैसे, उनको अगर हम एक जगह रखें या एक जगह ग्रुप करें उनको, तो वो स्पीशी बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में क्या होगा कि अगर किसी एक एरिया में वो स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे ना, तो हम कहेंगे कि पॉपुलेशन बन गई, ठीक है। जैसे अब एक आपके पास एंटीलोप था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसकी स्पीशी बनाई कि इसी प्रोंगहॉर्न एंटीलोप का फॉर एग्जांपल हर्ड है, एक ग्रुप है, ठीक है। अब उसी को अगर हम पॉपुलेशन में लेके जाएं, तो अब क्या होगा कि उस पॉपुलेशन में हो सकता है एक स्नेक हो, एक एंटीलोप हो, एक हॉक हो, बुशीज़ हो, ग्रास हो, और कुछ ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है। इसी तरह कम्युनिटी में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशंस होती हैं डिफरेंट स्पीशीज़ की, ठीक है। जैसे ये कम्युनिटी है, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ गया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या करते हैं कि कम्युनिटी जब अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ जब सराउंड करती है, तो हम कहते हैं कि अब जो है ये इकोसिस्टम बन गया। अब तक तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते आ रहे हैं ना, तो जब ये नॉन लिविंग सराउंडिंग्स या हम एबायोटिक फैक्टर्स की बात करेंगे कि इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन है, तो वो इकोसिस्टम होता है। और सबसे लास्ट पार्ट आपके पास है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, कि वो पूरा एरिया अर्थ प्लैनेट का जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब कोई ना कोई ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उसमें, तो वो पूरा स्फीयर जो है, वो पूरा पार्ट ऑफ अर्थ जो है, हम उसको बायोस्फीयर कहेंगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इन सब लेवल्स को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट ड्रॉप करें एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। एंड इफ़ you are new to the channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. Till then, Khuda Hafiz.